बस्तर में 4 दशक से माओवाद था और अब वो माओवाद लगभग खत्म हो चुका है। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि 4 दशक तक माओवादियों ने जिस हथियार के दम पर ये लड़ाई लड़ी और उसके बाद कई जवानों की हत्याएं की, इसके साथ ही कई ग्रामीणों की भी हत्याएं की, बहुत सारे माओवादी भी मारे गए। लगातार एम्बुश और मुठभेड़ के दौरान माओवादी जब मजबूत थे तो उन्होंने जवानों के कई सारे हथियार लूटे भी, लेकिन जब माओवादी वापस आने लगे तो वो अपने साथ बहुत सारे हथियार वापस लेकर भी आए। इसके साथ ही साथ कई सारे मुठभेड़ों में कई हथियार जवानों ने वापस रिकवर भी किए, यानी कि जब्त भी किए। लेकिन अब कितने हथियार बच गए होंगे या और कितने हथियार अभी भी ऐसे हैं जो जंगल में हैं, जिसको लेकर सरकार बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है। साथ ही साथ आज एक बार फिर से उड़ीसा के मलकानगिरी और बस्तर के सीमावर्ती इलाके में भी कुछ हथियार बरामद किए गए हैं समर्पित माओवादियों की निशानदेही पर। इस पूरे मामले पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल जब माओवाद शुरू हुआ और बताते हैं कि दंडकारण्य में 80 के दशक में माओवाद जब आया तब उनके पास कोई बहुत बड़े वेपन नहीं हुआ करते थे और माओवादियों के पास हथियारों को लेकर कई अलग अलग रणनीतियाँ हुआ करती थी। रणनीतियों में सबसे बड़ी रणनीति होती थी हथियार प्राप्त करने को लेकर, वो थी कि जवानों से, मतलब कि माओवादी बोलते थे कि दुश्मनों से हथियार छीनने हैं। और उनके दुश्मन सीधी सी बात है कि सुरक्षा बल के जवान हुआ करते थे। तो सबसे पहला टारगेट होता था कि जवानों से उनके हथियार लूटे जाएं। दूसरा होता था कि वो खुद अपने हथियार तैयार करें। और तीसरा और अंतिम विकल्प होता था कि माओवादी अपने लिए कहीं अन्यत्र स्थान से हथियार खरीदें, जिसका उपयोग वो अपने संगठन को संचालित करने के लिए किया करते थे। अलग अलग माध्यमों से माओवादी अपने हथियार जुटाते थे। और अब जब माओवादी वापस लौट कर आ चुके हैं तो बहुत सारे माओवादी, जिसमें सबसे पहली शुरुआत की थी वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा ने, जब उन्होंने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लगभग 60 साथियों के साथ मुख्यधारा में प्रवेश किया तो अपने साथ अपने ऑटोमेटिक वेपन को लेकर वापस पहुँचे और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनके समक्ष उसे सुपुर्द कर दिया, जिससे माओवादी संगठन के बचे कुछ जो काडर थे वो नाराज़ भी हुए। फिर कुछ समय के बाद जगदलपुर में ही लगभग 210 माओवादियों ने मुख्य धारा में वापसी की। वो भी अपने साथ अपने सभी असला बारूद और हथियार वापस लेकर आए, जिनका नेतृत्व किया था सेंट्रल कमेटी के सदस्य रुपेश उर्फ सतीश ने। और उसके बाद तो फिर मान के चलिए कि सिलसिला चलता रहा और तांता लग गया कि माओवादी लौटने लगे और अपने साथ अपने हथियार लेकर आए। फिर चाहे उसमें पापा राव हों या बटालियन का हेड देवा हों या उड़ीसा के इलाके में सक्रिय विकास उर्फ सुदर्शन हो या रामधेर सेंट्रल कमेटी जो कि एमएमसी जोन में सक्रिय थे, हर किसी ने वापसी भी की और अपने हथियारों को लाकर सुपुर्द भी किया। लेकिन इन सभी हथियारों के लौट आने के बाद से भी ये सवाल यहाँ नहीं खत्म होता कि सारे हथियार आ गए हैं, क्योंकि माओवादी तो लगभग सारे वापस लौट चुके हैं दंडकारण्य के। ये बात अलग है कि झारखंड के माओवादी अभी भी कुछ बहुत छोटी सी संख्या में बचे हुए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम मिसिर बेसरा भी है। लेकिन अगर दंडकारण्य की बात हो रही तो ऐसे में आज उड़ीसा पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया और उन्होंने बताया कि एक एलएमजी और 2 इंसास राइफल के साथ बहुत सारे विस्फोटक सामान और उनके जो अलग अलग सामान हैं माओवादियों के, वो समर्पित माओवादियों की निशानदेही में बरामद किया गया है, जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं। इसको लेकर उड़ीसा पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ये सरेंडर्ड माओवादियों के द्वारा जो निशानदेही करवाई गई है उस आधार पर ये सफलता मिली है। मलकानगिरी की पुलिस को ये सफलता पूरी मिली है और ये सफलता का जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाके का है। इसमें उन्होंने बताया कि एक इंसास एलएमजी है और 2 इंसास राइफल हैं। इसके साथ आईडी बम 1 किलो का 2 नग, 8 किलो का 1 नग और ग्रेनेड है 1 नग, एके का जो मैगजीन है वो 1 नग है। इसके साथ अलग अलग छोटे छोटे सामान, जिसमें इलेक्ट्रिक वायर और सोलर प्लेट, साथ ही साथ जो तमाम सामान हैं, एचपी के प्रिंटर और दुनिया भर के जो भी सामान आप देख रहे हैं जो माओवादी अपने इस्तेमाल के लिए रखते थे, जिसमें फटाके, गन पाउडर, कॉर्डेक्स वायर, स्प्लिंटर वायर, चाकू, ये सारी चीज़ें हैं जो उस डंप से बरामद किया गया है। उसको लेकर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने बताया कि ये सारी सफलताएं मिली और जो सरेंडर माओवादी हैं उनको लेकर लगातार और भी पूछताछ की जा रही है। इस दौरान उड़ीसा के पुलिस अधिकारी ने क्या बयान दिया वो भी आप सुनिए। Surrender Naxals
इंट्रोगेशन के बाद हमें जो कवर मिला था उसी के ऊपर हम जॉइंट ऑपरेशन भेजे थे डीवीएफ और बीएसएफ टीम को किरमिटी और कटवा पदर एरिया के फॉरेस्ट एरिया में कि उस ऑपरेशन में आज सफलता मिला है। माओवादी दम मिला है, उसमें एक इंसास एलएमजी है, 2 इंसास राइफल है, उसके साथ आईडी, टिफिन बम, आईडी और ग्रेनेड अन्य सामग्री भी है। ऑलरेडी मकाई डिस्ट्रिक्ट माओइस्ट मुक्त घोषित हो गया था, तो उसके साथ अभी अच्छा सफलता मिला है दोनों मकाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस और बीएसएफ के लिए। अभी भी सर और जॉब हो सकता है क्या? जरूर हम कंटिन्यूस इंट्रोगेशन करेंगे, जो भी सरेंडर हुआ था उसके ऊपर जो भी रंप होगा तो कंटिन्यूस ऑपरेशन पे चलेगा। थैंक यू। तो सुना आपने, उड़ीसा के पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज की ये जो सफलता मिली है वो किस तरह से सफलता मिली और आगे की क्या प्लानिंग उड़ीसा पुलिस की है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल हमेशा से उठता रहा है कि माओवादियों ने अब तक लगभग कितने हथियार लूटे होंगे, कितने हथियार वापस आ चुके होंगे, कितने हथियार अभी भी बचे हैं जो वापस आना शेष है। उसको लेकर अगर बात किया जाए तो माओवाद कई राज्यों में अपनी पैर जमा चुका था। अलग अलग राज्यों से उन्होंने जवानों से हथियार लूटे, जिसके आंकड़े अभी एकत्रित नहीं किए जा चुके हैं और नहीं किए जा चुके हैं तो गलत हो जाएगा, नहीं किए जा सके हैं। साथ ही साथ लेकिन बस्तर को लेकर कुछ आंकड़े थे, क्योंकि बस्तर में माओवादियों का एक सबसे मजबूत हिस्सा रहा है उनके पैठ का। ऐसे में सबसे ज़्यादा वारदातें भी उन्होंने बस्तर या दंडकारण्य के इलाके में की, जिसमें झीरम घटना हो, ताड़मेटला जैसी घटना हो, जो पूरे देश ही नहीं विश्व में भी चर्चा का विषय बनी। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा हथियार भी लगभग इसी इलाके से लूटे गए। लेकिन इसके साथ ही साथ तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे इलाकों से भी माओवादियों ने समय समय पर जवानों से अलग अलग घटनाओं में हथियार लूटे थे। बताया जाता है कि एक आंकड़ा है सरकार का जो बस्तर को लेकर है ख़ास तौर पर, जिसमें 2001 से लेकर 2024 तक अगर बात की जाए तो लगभग 516 हथियार लूटे गए थे, ऑटोमेटिक वेपन, जिसमें 111 वेपन तो उस समय वापस लौट कर आ गए थे। लेकिन अभी जो हमारे पास एक आंकड़ा आया है, मुझे लगा ये आंकड़ा भी बताना चाहिए कि कितने हथियार आ चुके हैं और कितने हथियार अभी बचे होंगे, जिसका अनुमान हम लगभग लगा सकते हैं। एक्यूरेट तो नहीं लगा सकते, लेकिन लगभग लगा सकते हैं। वो आंकड़े को अगर आप देखें तो पुलिस ने एक आंकड़ा जारी किया था, जिस आधार पर ये बताया जा रहा है कि नक्सलियों के द्वारा लूटे गए हथियारों में से बरामद किए गए हथियारों की जानकारी है, जो कि बस्तर रेंज की है, और ये 2001 से लेकर 29 अप्रैल 2026 तक की स्थिति है। अब आप देखिए कितने हथियार लूटे गए और कितने हथियार आए। पुलिस ने जो जानकारी दी है उस आधार पर 654 हथियार लूटे गए थे, जिसमें 740 हथियार अभी आ चुके हैं, मतलब हथियार ज़्यादा आ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे हथियार इस तरफ भी इंगित करते हैं कि हो सकता है कि कई हथियार माओवादियों ने खरीदे थे, और हो सकता है बहुत सारे हथियार अभी भी बचे हों। हथियारों को अगर देखा जाए तो AK-47 जो कि 178 AK-47 माओवादियों ने जवानों से लूटे, और अब तक 105 AK-47 बरामद किए जा चुके हैं। मतलब अगर देखा जाए तो अभी भी लगभग 73 जो AK-47 है वो अभी भी वापस नहीं आए, अगर बस्तर के आंकड़ों को देखा जाए। क्योंकि देवा ने और कई ऐसे माओवादी हैं जिन्होंने उड़ीसा में, देवा ने तेलंगाना में जाकर, और बस्तर के कई माओवादियों ने तेलंगाना में समर्पण किया। साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो माओवादियों ने सरेंडर किया, वहाँ पे भी उन्होंने अपने ऑटोमेटिक हथियार सौंपे। तो हो सकता है कि जो 73 AK-47 हैं वो तेलंगाना और महाराष्ट्र में हों, लेकिन ये हो सकता है, इसको लेकर अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। साथ ही साथ अगर LMG की बात की जाए तो 10 LMG लूटे गए हैं, जिसमें से 5 LMG वापस आ चुके हैं बस्तर में। SLR 149 लूटे गए, जिसमें 121 हथियार इंसास वापस आ चुके हैं, SLR वापस आ चुके हैं। साथ ही साथ इंसास राइफल जो है, इंसास राइफल 23 लूटे गए थे, जिसमें 12 ही वापस आए हैं। इंसास राइफल ये दूसरा है, ये 168 लूटे गए थे, जिसमें से कि 117 वापस आए हैं। कार्बाइन 5 लूटी गई थी, लेकिन 20 कार्बाइन वापस बरामद की जा चुकी है। इसका मतलब है कि 15 कार्बाइन किसी अन्यत्र स्थान के होंगे जो यहाँ पे बरामद किए गए हैं। आपको याद हो X-95 जो कि देवा ने अपने साथ समर्पण के दौरान सौंपा था, लेकिन उसका आंकड़ा भी बस्तर में दिया जा रहा है कि एक X-95 मुझे बहुत ठीक ठाक याद है, तो 2014 में चिंता गुफा के आसपास
कोबरा के जवानों से माओवादियों ने लूटा था, जिसे बरामद किया गया है। 303 राइफल 89 लूटे गए हैं, जिसमें अब तक 249 303 राइफल बरामद किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि ये 303 राइफल कहीं अलग अलग राज्य के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बस्तर से 89 लूटे गए थे और 249 अब तक बरामद किए जा चुके हैं। 16 9mm पिस्टल लूटे गए थे और 94 अब तक बरामद किए जा चुके हैं। 51 जो मोर्टार है वो 5 लूटे गए थे, जिसमें से कि 2 बरामद किए जा चुके हैं 51 इंच के, और 2 इंच के जो मोर्टार हैं वो 7 लूटे गए थे, जिसमें 1 ही बरामद हो चुका है, किया जा चुका है। और रिवाल्वर 1 लूटा गया था, लेकिन अब तक 12 रिवाल्वर वापस आ चुके हैं। 2 स्टेन गन लूटे गए थे, जिसमें से कि 1 स्टेन गन वापस आ चुके हैं। आंकड़े कम ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए टोटल के आंकड़े तो पुलिस के अनुसार 654 हथियार लूटे गए थे, 740 हथियार वापस आ चुके हैं। जिसमें ये आंकड़ा कम ज़्यादा इसलिए है क्योंकि 303 जैसे राइफल कम लूटे गए थे, लेकिन उसकी बरामदगी ज़्यादा हुई है। 9mm पिस्टल कम लूटे गए थे, उसकी संख्या ज़्यादा है बरामदगी की। तो वहीं जो सबसे ज़्यादा सशंकित करने वाला और चिंता का विषय है कि AK-47 178 लूटे गए थे, लेकिन 105 AK-47 वापस आए हैं। और साथ ही साथ में ऐसे कई आंकड़े हैं जो आपको चौंकाते भी हैं कि बाकी के हथियार कहाँ हैं। जैसे बाकी के हथियारों में तो ज़्यादा ही लूटे गए थे और बरामद ज़्यादा किए गए हैं। AK-47 एक ऐसा आंकड़ा है जो अब तक कम वापस आया है। इसमें यह भी संदेह हो सकता है कि क्योंकि ये बस्तर का आंकड़ा है और बस्तर के आंकड़े में ये भी हो सकता है कि जो बस्तर के कई हथियार महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और तेलंगाना में समर्पण किए गए हैं, उस दौरान सौंपे गए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ के हथियार वहाँ चले गए हों। और कुछ हथियार झारखंड भी चले गए थे, क्योंकि बस्तर से भी कई माओवादी झारखंड की ओर चले गए थे और वो अपने साथ हथियार लेकर गए थे, तो हो सकता है कि वो हथियार झारखंड में ही हों। तो कुल मिलाकर आज एक बार फिर से उड़ीसा में कुछ हथियार डंप में माओवादियों की निशानदेही पर रिकवर किया गया है। और इसी के साथ मुझे लगा कि बस्तर का एक आंकड़ा है 2021 से लेकर अब तक का, 2001 से लेकर अब तक का, तो मुझे लगा इस आंकड़े को भी इसी के साथ बताना चाहिए, ताकि हमें ये तो पता चल पाए कि बस्तर से कितने हथियार लगभग लूटे गए थे और कितने हथियार लगभग वापस आ चुके हैं। और जब पूरे देश का आंकड़ा सामने आएगा तब जाकर एक्चुअल जो तस्वीर है वो सामने आएगी, असली तस्वीर कि आखिर कितने टोटल हथियार इस दौरान माओवादियों ने लूटे। अब देखिए 2001 मतलब छत्तीसगढ़ बनने के बाद का ये आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ बनने के पहले भी हथियार लूटे गए थे, उन हथियारों के आंकड़े अब तक बस्तर पुलिस के द्वारा प्राप्त नहीं किए गए या प्रदाय नहीं किए गए हैं। और बाकी आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों के बाद ही पता चल पाएगा जब पूरे आंकड़े विधिवत आ जाएंगे तो कितने हथियार अब तक आए। कुल मिलाकर इस सारे रिपोर्ट को और इस बस्तर के आंकड़े को बताने के पीछे का उद्देश्य ये था कि माओवादी भले वापस आ चुके हैं, लेकिन उनके वो खतरनाक हथियार जिसके दम पर माओवादियों ने 4 दशक तक दंडकारण्य में अपना राज चलाया, वो हथियार अभी भी पूरी तरह से लौटकर नहीं आए हैं। और ये बीते दिनों जब देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर में आए थे और उन्होंने एक गोपनीय बैठक की थी, तो बताते हैं विशेष सूत्रों के आधार पर कि उसमें उन्होंने इस बात पर भी चिंता जाहिर की थी कि माओवादी तो वापस आ गए, लेकिन हथियार सारे आने चाहिए। इसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया कि सभी राज्यों से कितने हथियार लूटे गए हैं और कितने हथियार वापस आ चुके हैं, इनके आंकड़ों का मिलान किया जाए और कितने हथियार आने बचे हैं उसे डंप से बाहर निकालने के लिए एक टीम का गठन भी किया जाए, जिसकी प्राथमिकता हो कि माओवादियों के द्वारा डंप किए गए सारे हथियार बाहर लाए जा सके। मुझे लगा इस आंकड़ों के साथ इस जानकारी को आपके सामने पेश करूं, इसलिए इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। पसंद आए शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।